Hello everyone, today we are going to discuss about class 8 chapter 2 from trade to territory. In this video we have to start the topic the Battle of Plassey. Alarmed by the fall of Fort William, the company's official in Madras immediately तो जो इसमें क्या था कि जब फॉल ऑफ अलार्म बाय द फॉल ऑफ फोर्ट विलियम, तो जो उनको एक अलार्म मिल गया था कि हाँ भैया किससे, फॉल ऑफ फोर्ट विलियम से। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने मद्रास में एक फोर्स सेंड कर भेज दी थी, किसके अंडर, रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल वैटसन के अंदर। कहाँ पे, कोलकाता टू कलकत्ता, ठीक है। और जब वो वहाँ पहुँच गए थे कलकत्ता में, तो क्लाइव सक्सेडेड इन द सिक्योरिंग द स्पॉट ऑफ मानिक चंद। जो जब वहाँ पहुँच गए थे वो, तो क्लाइव कलकत्ता में पहुँच गए थे, तो क्लाइव ने क्या सक्सीड करा था, मानिक चंद के सपोर्ट से क्या सिक्योर करने में, द नवाब इन सिक्योरिंग द सपोर्ट, जीतने में किसका साथ थे वो, कि उन्होंने उसका साथ दिया था, मलिक चंद ने साथ दिया था रॉबर्ट क्लाइव का जीतने के लिए लड़ाई में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में। द नवाब्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता, जो नवाब्स के ऑफिसर थे वो क्या थे, इंचार्ज थे कलकत्ता के। मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, जो मीर जाफ़र थे वो कौन थे, कमांडर इन चीफ थे किसके, नवाब्स आर्मी के। जगत से एक इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे, और ओम चंद एन इंटरमीडियरी, ओम चंद एक इंटरमीडियरी थे। ऑल ऑफ देम जॉइन हैंड टुगेदर टू डिस्पोज सिराजुद्दौला, कि इन सब ने किसके साथ मिल गए थे, ये ब्रिटिश के साथ मिल गए थे, किसके ऊपर अटैक करने के लिए, सिराजुद्दौला के ऊपर। द आर्मीज ऑफ नवाब एंड ब्रिटिश फेस्ड ईच अदर एट प्लाजी, जो नवाब की आर्मी थी और ब्रिटिश एक दूसरे को उन्होंने कहाँ पे फेस करा था, ईच अदर एट प्लासी। एक ये प्लासी का एक बैटल का नाम है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। मैंगो ग्रोव 22 माइल साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, ठीक है, एक प्लेस है कहाँ पे, मैंगो ग्रोव 22 माइल साउथ, मुर्शिदाबाद से 22 माइल्स साउथ की तरफ। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी, 23 जून 1757 में। एक लार्ज सेक्शन था नवाब की आर्मी का, वो उसने इसमें पार्ट नहीं लिया था, और फिर जो सिराजुद्दौला था वो कैप्चर हो गया था ब्रिटिश के अंदर, और फिर वो मारा गया था। और फिर ब्रिटिश को मीर जाफ़र को ब्रिटिश ने नवाब बना दिया बंगाल का। जफ़र रिवॉर्डेड द ब्रिटिश बाय, जफ़र था मीर जफ़र, उसको ब्रिटिश ने रिवॉर्ड करा क्या देके, 24 डिस्ट्रिक्ट की ज़मींदारी देके, बंगाल की 24 डिस्ट्रिक्ट्स की ज़मींदारी देके। ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वर ऑल्सो सरेंडर टू द इंग्लिश, और जो भी जितनी भी बंगाल की फ्रेंच सेटलमेंट थी उस सब ने सब सरेंडर कर दिया इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश को सरेंडर कर दिया, जो भी बंगाल में फ्रेंच सेटलमेंट थी सारी। फिर जो बैटल ऑफ प्लासी थे, एक फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी इंग्लिश की इंडिया पे, और फिर उनके पास अब एक अधिकार आ गया था कि वो अपना बंगाल पे ट्रेड कर सकते हैं। और फिर जो फ्रेंच और डच थे वो उनका भी अब कोई आना जाना नहीं हुआ था, बेदखल हो गए थे वो। और जो मीर जाफ़र था वो एक पपट बन के रह गया था, कठपुतली बन के रह गया था ब्रिटिश के हाथों में, और वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाते गए उस प्रोविंस पे। और जो रिच रिसोर्स था बंगाल का, उसने तो थे जो रिच रिसोर्स था बंगाल का
उसने ब्रिटिश को फिर एक फाइनेंशियली स्टेबल किया और ताकि वो अपनी और आगे की डिज़ाइंस बना सके, पॉलिटिकल डिज़ाइंस इंडिया में, मतलब कि वो कंट्रोल बना सके अपना पॉलिटिक्स पे इंडिया में। द बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्या है? थ्रू अ पपेट नवाब मीर जफर फेल्ड टू कंपाइल विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ इंग्लिश। अब जो पपेट थे नवाब, कठपुतली थे जो मीर जाफ़र, वो मतलब अब इंग्लिश की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो फिर वो भी अब फेल हो गए थे उसमें, तो फिर वो भी उसको भी बदला गया। उसको किससे बदला गया? मीर कासिम। वो कौन थे? सन इन लॉ थे मीर जाफ़र के, तो वो अब बन गए थे बंगाल। और फिर मीर कासिम थे, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? बुरदवन, मिदनापुर, चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट, इन सबको मतलब इन सब की जिम्मेदारी दे दी गई थी मीर कासिम को। और फिर उसने ये भी प्रॉमिस करा था कि भाई ये कंपनी को मतलब फाइनेंशियली बढ़ाने में हेल्प करेगा। कहाँ पे? इन इट्स साउथर्न एक्सपीडिशंस। और फिर मीर कासिम थे, वो अपनी कैपिटल पे वापस आ गए थे, मुर्शिदाबाद टू मोंगलर, in order to avoid company's interference in his politics। तो फिर जो मीर कासिम थे वो मतलब अपनी कैपिटल से ट्रांसफर्ड इस कैपिटल, उसने अपनी जो कैपिटल थी, जैसे उसकी पहले मुर्शिदाबाद थी, तो उसको अपनी जो कैपिटल उसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पे? मोंगियर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपनीज, तो मतलब ताकि वो जो कंपनी इंटरफेयर कर रही थी उसकी पॉलिटिक्स में वो ना कर पाए, इसलिए। ही मेड एफर्ट्स टू ट्रेन, तो मतलब जो मीर कासिम थे उसने बहुत अपने एफर्ट्स लगा दिए कि जो उसकी आर्मी है ट्रेन करने में उसको मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक्स में। ही ऑल्सो इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंपनी इन बंगाल। और फिर उसने ये भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि जो इंटरनल ट्रेड है कंपनी का वो बंगाल में, उसको भी बंद करने के लिए कहा, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए उसके ऊपर भी। फिर आता है, और उसने सारी जो उसकी ड्यूटीज़ थी जो इंग्लिश के हाथ में थी उन सब को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू, ही abolished all duties on internal trade to provide equal opportunity to both the English and Indian for the trade। अब जैसे कि मतलब जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटरफेयर कर रहे थे ट्रेड में, तो फिर उसने भी उसको क्या करा? अबॉलिश कर दिया उनकी सारी ड्यूटीज़ को। कहाँ पे? इंटरनल ट्रेड में क्या प्रोवाइड करने के लिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, इंग्लिश को भी और इंडियंस को भी, ताकि वो अपना ट्रेड कर सके, ठीक है। फिर इंग्लिश वर बोथ सरप्राइज एंड अलार्म्ड बाय दीज मूव्स ऑफ मीर कासिम। अब क्या था कि जो इंग्लिश था वो फिर, अब जैसे उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया था, अब वो भी उनके खिलाफ होने लग गया, तो फिर फिर इंग्लिश ने मीर कासिम को फिर से हटा दिया इन सेवरल एनकाउंटर्स एंड फोर्स टू फ्ली ऑफ ओथ। और फिर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद सुजादुद्दौला, द नवाब ऑफ ऊद, एंड शाह आलम द मुगल एम्परर, इन ऑर्डर टू एक्सपील द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। अब क्या था कि इंग्लिश जो थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने फिर मीर कासिम को मतलब डिफीट कर दिया था, बट मतलब उसको हरा दिया था। और फिर उसने क्या करा? एक अलायंस फॉर्म करी, किसके साथ? सुजादुद्दौला जो नवाब थे ऊद के, और शाह आलम जो मुगल एम्परर, शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे, इन ऑर्डर टू एक्सपील द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल, ठीक है। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ दीज थ्री रूलर्स मेट द इंग्लिश फोर्सेस अंडर मेजर मुनरो एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। अब ये तीनों आर्मी थी वो मतलब मिल के किस की?
नवाब ऑफ उद शाह आलम, ये सारे मिल गए थे मतलब कहाँ पे, और सुजाउद्दौला, ये सारे मिलके किस पे इन्होंने मतलब अटैक करा, और किस इंग्लिश पे अटैक करा, कब, मेजर मुंडो एट बक्सर, कब करा, 22 अक्टूबर 1764 पे। लेकिन जो इंडियन आर्मी थी वो मतलब कि हार गई थी, तो मीर कासिम वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम बंगाल, और मीर कासिम को फिर से हटा दिया, और कौन बना दिया वापस से मीर जाफ़र को बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और फिर उसने मतलब वो प्रॉमिस करा कि वो हर महीने मतलब कंपनी को 5 लाख देगा। द बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ द इंग्लिश। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी इसने मतलब साफ साफ दिखा दिया कि जो मिलिट्री पावर इंग्लिश की वो सुपीरियर है। द होल बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज नाउ एट देयर फीट। जो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे वो पूरे किसके कंट्रोल में आ गए थे, ब्रिटिश के। और जो टेरिटरी थी पूरी इलाहाबाद की वो कहाँ पे आ गई, नाउ केम अंडर देयर, वो जो इलाहाबाद की जो टेरिटरी थी वो भी उनके कंट्रोल में आ गई थी। तो अब जो द इंग्लिश गियर्ड देमसेल्फ टू चेक द इंक्रीजिंग पावर ऑफ मराठा। अब फिर जो इंग्लिश ने मतलब क्या करा, वो फिर खुद मतलब चेक करने गए क्या, कि जो मराठास की जो पावर थी उसको, जो मतलब मराठी की पावर जो बढ़ रही थी उसको चेक करने गए। In 1765, a royal verdict of Mughal emperor, the company becomes Diwan of the province of Bengal. अब क्या था, 1765 में एक रॉयल वर्डिक्ट मीन्स ये रॉयल निर्णय लिया गया किससे, मुग़ल एम्परर की वो जो कंपनी है वो क्या बन गई, दीवान बन गई, किसकी, बंगाल प्रोविंस की। दीवान क्या होता है कि उनके पास राइट आ गया कि वो रिवेन्यू खुद कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस meant that the revenue from India could now finance the company expenses। अब जैसे वो सारे मतलब उनको अब रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया था मुगल एम्परर ने, तो अब उनके पास ये हो गया था कि अब उनके सारे फाइनेंशियल जो कंपनी के थे वो, और कंपनी के एक्सपेंसेस जैसे कि कॉटन लेना, सिल्क टेक्सटाइल, और जो कंपनी के जो मतलब वास्ट ट्रूप्स थे, और मीटिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग्स बनाना किसके लिए, कंपनी के ऑफिसर्स के लिए बिल्डिंग्स बनाना और फोर्ट्स बनाना कलकत्ता में। इन सब का वो एक्सपेंसेस अब किससे चलाते थे, जो रेवेन्यू मिलता था उन्हें। Thus, while on one hand the entire power finances came under the control of company with no responsibility, the Nawab of Bengal had to run the entire administration without any finance. This form of governance was known as dual system of administration। अब ये क्या था कि जो एक हाथ पे तो इसका था कि भाई जो ब्रिटिश के पास उसकी पावर आ गई थी कंट्रोल करने के लिए, और वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए मतलब वो सारा मतलब उनसे फाइनेंस लिए जा रहे थे, मतलब उसके उनके कंट्रोल में आ गया था फाइनेंस। और जब नवाब था बंगाल का उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिना फाइनेंस के चलाना आता था। अब ये जो फॉर्म है गवर्नेंस मतलब रूल करने की, इसको क्या कहा जाता है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द सिस्टम प्रूव्ड टू बी फटल फॉर द पीपल ऑफ बंगाल एज नाइदर द नवाब नॉर द कंपनी केयर्ड फॉर दैम। अब ये क्या था कि जो सिस्टम था ये क्या होने लगा, डेथ फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, क्योंकि जो नवाब थे वो भी उनकी केयर नहीं करते थे और जो कंपनी थी वो भी उनकी नहीं करती थी केयर, ठीक है। बस वो उनसे पैसे मतलब लिए जा रहे थे और कुछ भी मतलब उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ famine in Bengal in the year 1770 clearly exposed the abuses of dual system of administration। अब ये क्या था
कि जो अब आउटब्रेक ऑफ अकाल पड़ गया बंगाल में कब 1770 में, क्या और ड्यूअल सिस्टम को मतलब उसको बंद करने के लिए, और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट इन द फेमन, और जो 1/3 पॉपुलेशन थी वो अकाल में वाइप्ड हो गई थी। और फिर ये जो सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया था कब 1772 में। अब ये मतलब जो ड्यूअल सिस्टम था इसको मतलब करा किसने था, इंट्रोड्यूस किसने करा था, लॉर्ड क्लाइव ने, और इसको अबॉलिश किसने करा, वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, फिर आता है फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब कुछ और एक्सपेंशन है ब्रिटिश एम्पायर के आफ्टर, जब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया था बंगाल पे, उसके बाद जो इंग्लिश थे वो क्या बन गए थे, अटेंशन टुवार्ड्स द एक्विजिशन ऑफ मोर टेरिटरी। अब वो मतलब कि उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड तो आ गया था बंगाल पे, अब वो अपना चाहते थे कि वो और भी जो अपना अधिकार जमाए कौन और भी टेरिटरीज में, और भी सारे और भी टेरिटरीज को अपने अंडर लाएं। और फिर वो दे फोकस्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ मसूर विच वाज बीइंग रूल्ड बाय हैदर अली। फिर वो क्या सोचते हैं कि हम भाई पहले तो मसूर पे बनाएंगे, ठीक है, तो उसके वहाँ के रूलर कौन थे, किससे रूल किया जा रहा था, कौन रूल कर रहा था, हैदर अली। जो मराठास थे, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द इंग्लिश एंड फ्रेंच ऑल वांटेड टू कंट्रोल। जो मराठा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और इंग्लिश और फ्रेंच, ये सारे ही चाहते थे कि ये मतलब मसूर पे अपना कंट्रोल बनाए। वेस्ड कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट वन अदर, और वो एक दूसरे के ऊपर मतलब कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे से लड़ाई करते रहे इस बात पे। तीस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी ये कि क्या लड़ हुआ उससे, मतलब 4 एंग्लो मसूर वॉर्स हुई कब 1767 टू 1799। फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर थी, जो फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर थी वो कब लड़ी गई थी 1767 से लेके 1769। ये फोर्स वॉर के बाद इंग्लिश को मतलब एक ट्रीटी करनी पड़ी थी हैदर से फॉर म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन, ताकि वो म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन मीन्स आपसी पुनर्स्थापन ऑफ देयर, मतलब कि वो अपनी अपनी टेरिटरी पे वापस चले जाएं। और इंग्लिश ने यह भी प्रॉमिस करा कि जो अगर हैदर अली को किसी की भी हेल्प चाहिए, मतलब हैदर अली को इंग्लिश की हेल्प चाहिए होगी, अगर वो किसी से अटैक करता है कोई उस पर, तो जो इंग्लिश है वो उसको हेल्प करेगी। ठीक है, फिर आता है सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर हुई थी कब 1780 से लेके 1784। और फिर इस पीरियड में जो मराठा है वो मराठा ने 2 बार ब्रिटिश को हरा दिया, कब 1780 में और 1782 में। ठीक है, हैदर अली, अब फिर जो हैदर अली थे वो उनकी डेथ कब हुई थी 1772 में, और किससे सक्सीड हुए थे, उनके सन टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान कंक्लूडेड लॉन्ग वॉर्स विद इंग्लिश। और टीपू सुल्तान ने मतलब बहुत सारी वॉर्स लड़ी इंग्लिश के साथ, जैसे फिर क्या ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। अब जो दोनों साइड्स थी कि मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, किसको आप आपस में भी देंगे और उनकी टेरिटरी को भी देंगे। फिर आई थर्ड एंग्लो मसूर वॉर। इससे पहले हम जान लेते हैं कि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है। टीपू सुल्तान को एक मतलब टाइगर ऑफ मसूर कहा जाता था, टाइगर ऑफ मसूर। और ये एज ही वंस किल्ड अ टाइगर हु अटैक्ड हिम इन अ फॉरेस्ट। तो मतलब एक बार किसी टाइगर ने उसके ऊपर अटैक करा था फॉरेस्ट में, तो उसने उसको भी मार दिया था। तो एक ये इमेज दिखाई हुई आगे, ये देखो, ये है, ये टीपू सुल्तान ने, और ये एक टाइगर है, टाइगर ने टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करा, और ये मतलब एक इमेज है। ठीक है, तो मतलब जो उसका फ्लैग था ना उसके अंदर भी एक इसकी इमेज थी।
फिर आते थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, 1790 से लेके 92 तक। इंग्लिश मतलब फिर वो टीपू सुल्तान की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम पे आ गए थे, उन्होंने मतलब फिर से अटैक करा। और फिर टीपू सुल्तान ने मतलब बहुत ही ब्रेवरी मतलब लड़े ये और सेटिस्फाई, और फिर ही हैड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, संतुष्ट करना पड़ा उन्हें अपने आप को, किससे, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी, 1792 में। और उसने उसमें उस ट्रीटी में टीपू सुल्तान ने अपनी आधी कंट्री मतलब आधी टेरिटरी वो मतलब खो दी थी टू एलाइज, मित्र राष्ट्रों को, टू द एलाइज, ठीक है। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, 1799 में। अब ये ब्रिटिश फिर से आ गए टीपू सुल्तान में, कब, 1799। और इस वॉर में मतलब टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई थी, तो क्योंकि और जो उनका पूरा था टेरिटरी श्रीरंगपट्टनम वो किसके कैप्चर में आ गए थे, इंग्लिश के। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को एनेक्स करा था, अपने अंदर लिया था। कनारा, कम्बिनबोटर, कमीन बैटोर, धर्मपुरम और एंटायर, और पूरा जो सी कोस्ट था मैसूर का उसको भी कर लिया था। फिर आती है एंग्लो मराठा वॉर, ये कब हुई थी, 1775 से लेके 1818 तक। तो अब इसमें द डिफीट ऑफ मराठा इन द थर्ड, जो मराठा की हार हो गई थी कब, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कब हुई थी, 1761 में। और फिर उनका मतलब ये जो ड्रीम था कि वो दिल्ली पे रूल करेंगे वो मतलब ख़त्म हो गया था। फिर जो मराठा थे वो किस में डिवाइड हुए, डायनेस्टीज़ में, कौन सी, सिंधिया, गायकवाड़, बोंसेल और होलकर। हर एक डायनेस्टी में एक चीफ होता था, मीन्स सरदार। द चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन द कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। अभी जो चीफ होते थे वो किसके अंडर होते थे, पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर। जो पेशवा थे वो उनकी खुद की एक मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था, कहाँ पे, पुणे में। महादजी सिंधिया और नाना पांडे वर टू ग्रेट मराठा सोल्जर, ये दो ग्रेट मराठा सोल्जर थे। अब जो ब्रिटिश को मतलब पता चल गया था कि मराठा की स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी पावर के बारे में, ड्यूरिंग द स्ट्रगल इन मसूर, जो उन्होंने स्ट्रगल करा था मसूर में, ठीक है। और फिर वो मतलब कि जो उनके आपसी में डिफरेंस है दोनों में, बिटवीन द मराठा लीडर्स में जो डिफरेंस है उनका भी पता चल गया था उन्हें। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने उसका एक एडवांटेज लिया और अपना मतलब एनेक्स करने की कोशिश करी, किसके ऊपर, मराठा के टेरिटरी के ऊपर। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी वो कब हुई थी, 1775 से लेकर 1782 में। इन ऑर्डर टू गेट, तो मतलब क्यों कि जो मराठा गद्दी थी किसके मतलब मराठा की गद्दी को लेने के लिए किसने अपना हाथ मिला लिया था, रघुनाथ राव ने इंग्लिश के साथ हाथ मिला लिया था। और फिर उसने मराठाओं के मतलब अपोज वॉर लड़ी। और ये कहाँ पे थी, अ वॉर टुक प्लेस बिटवीन बोथ द साइड्स एंड एंडेड विद द ट्रीटी। अब ये मतलब दोनों तरफ से लड़ी गई थी। और फिर यहाँ पे कब एंड हुई, किससे हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्ट्रिक्शन ऑफ ईच अदर कंट्री टेरिटरी। मतलब कि वो अब आपस में एक दूसरे की टेरिटरी को क्या नहीं करेंगे, पुनर्स्थापन, मतलब कि वो अपने उनकी टेरिटरी को वापस दे देंगे दोनों, ठीक है। म्यूचुअल रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है आपसी पुनर्स्थापन, ठीक है। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, बाजीराव ने फिर इंग्लिश के साथ एक ट्रीटी करी और फिर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कहाँ बना लिया, पूना में। इंग्लिश ट्रूप्स वर नाउ स्टेशन, जो इंग्लिश के ट्रूप्स थे वो कहाँ पे हुए थे, मसूर, हैदराबाद, लखनऊ और पूना में। अब फिर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो बाजीराव को सपोर्ट करा और किसको हरा दिया, दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर।
और फिर जो इंग्लिश थे वो उन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली थी उड़ीसा पे, और सब अपना कंट्रोल बना लिया था और टेरिटरी बना ली थी कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। दिल्ली पे भी उनका कंट्रोल आ गया था। फिर वही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब इसमें जो पेशवा बाजी राव थे और दौलत राव सिंधिया थे, अप्पा सिंह और ऑफ नागपुर, मल्हार राव होलकर टू। अब फिर इन्होंने मतलब पॉलिटिकल एम्बिशंस को मतलब इंडिया की इंग्लिश की क्रश करने के लिए फिर से एक लड़ाई लड़ी। कौन सी? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और फिर क्या हुआ, एम्बिशंस, और ये फिर जो थे टेरिबली, जो मतलब कि मराठा थे वो बहुत ही मतलब बुरी तरीके से हारे गए। और जो पूना थी और इसकी डिस्ट्रिक्ट थी वो किस में मर्ज कर दी गई, विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और जो टेरिटरी थी साउथ ऑफ विंध्यास और किस वर मेड सबॉर्डिनेट टू द कंपनी। ठीक है। बाजीराव वर सेंट टू द बिठूर नियर द कानपुर विद पेंशन। जो बाजीराव थे उसको कहाँ भेज दिया था, बिठूर भेज दिया था, क्या करने के लिए, सेंट बिठूर नियर कानपुर विद पेंशन, पेंशन के साथ बाजीराव को बिठूर भेज दिया था, जो कहाँ है, कानपुर के पास ही है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।